हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जल है तो फसल है, मिले खाद तो खेत आबाद। दीपक जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि हमारी चर्चा चल रही थी और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। खाद के लिए सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स को जो है वो सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि आम किसान के लिए ये टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी पड़ रही है। राजस्थान सरकार ने जो कृषि बजट निकाला है जी, इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है फार्मर्स के लिए। तो उसमें जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है, अभी जैसे माइक्रो इरिगेशन पे जो लोग जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है जी, तो उसके लिए उनको स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर करके या कोई स्कीम निकाल के उनको बहुत रियायती दरों पर वो चीज़ें उपलब्ध हो तो वो ज़्यादा उसका समुचित उपयोग कर पाएंगे और उससे जी। प्रोडक्शन टाइमली प्रोडक्शन बढ़ के आएगा। और ये दुर्गापुरा रिसर्च स्टेशन है, जी, ये अपना जॉबनेर यूनिवर्सिटी से एसकेएन से पूरा कोऑर्डिनेटेड है जी, तो यहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे सारा होता है, पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे थोड़ी लिमिटेशंस है। तो उसके लिए यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए कॉलेज का, जी, तो वो यहाँ जयपुर जिले में हो। उसके साथ उसकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट हो, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, उन लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ एक प्रोग्राम या इस तरह का कुछ यूनिट ट्रेनिंग्स वो तैयार करी जाए। तो एक कॉलेज का प्रपोजल है, अगर वो सरकार इस बजट में डाले तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज यहाँ पे बन सकता है। अब कुछ और स्टूडेंट्स। डीएपी एक्चुअली 60% से ज़्यादा इंपोर्ट होता है विदेशों से इंडिया में और वो कॉस्टली भी पड़ता है उसकी कीमत। उसका सब्स्टिट्यूट है एसएसपी। आप तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोसीजर करे, क्या प्रावधान है उसके लिए, गवर्नमेंट क्या एसएसपी के प्रमोशन के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसके लिए क्या सुझाव है? क्योंकि एसएसपी पूरा ही इंडिजीनियस है, इंडिया में प्रोड्यूस होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो डीएपी के मुकाबले सस्ता भी है। ख्याल रखा जाएगा सर इसका जो है बजट में। जो हमारा डीएपी है वो काफ़ी कॉस्टली फर्टिलाइज़र है और इसका इस बार आपने देखा भी होगा कि डीएपी जिन जिन काश्तकारों को नहीं मिला, सरकार ने एक निकाला था, काफ़ी सारी प्रचार प्रसार भी किया गया था कि आप डीएपी की जगह आप एसएसपी को यूज लीजिए। और एसएसपी उत्पादन में राजस्थान प्रदेश अपने भारत में 1 नंबर पे है। हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन एसएसपी का होता है और सरकार की मंशा भी यही है कि हम कैसे जो निर्यात में पैसा खर्च कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देके उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो ये सरकार का 100% सोचना है कि वो डीएपी का यूटिलिटी को कुछ कम करके और एसएसपी का यूटिलिटी बढ़ाएगी। मेरा नाम दीपक शर्मा है। जी दीपक। सर, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर केसी गुप्ता जी सर से है जी, कि सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार जो न्यू बजट आ रहा है, राजस्थान सरकार का फर्स्ट बार, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है? गुप्ता जी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बहुत सारे देश दुनिया के पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो जाने लगे। वर्तमान परिस्थितियों में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या कृषि की बात करते हैं या जैविक कृषि की बात करते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इनका उपयोग या इनकी ये जो पद्धतियां हैं, जैविक पद्धति है या सस्टेनेबल कृषि पद्धति है, इनका उपयोग तभी संभव है जब किसान को अपनी उपज का उचित दाम मिले। तो इसके लिए सरकार को इस बजट में ऐसे प्रयास करने होंगे कि जिससे किसान का जो जैविक उत्पाद हो वो सही स्थान पर और सही मूल्य पर बिके, तभी किसान इसके लिए प्रेरित होगा। साथ ही साथ हमें जो जैविक कृषि अपनाएंगे किसान, उनके लिए सभी आदान उचित समय पर और उचित मूल्य पर मिले, ऐसी भी व्यवस्था करनी होगी। तो सरकार का खुद का इस पर विशेष फोकस है। निश्चय ही सरकार इस बजट में जैविक कृषि को बहुत अहम स्थान देगी। तो आने वाले बजट में हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सरकार निश्चय ही इस बिंदु पर बहुत ध्यान देगी। कि हम भली भांति जानते हैं, सभी इस बात से परिचित हैं कि 2014 से पहले केंद्र सरकार का जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में अनुदान था वो 90% था सर, और 2014 के बाद सरकार बदलते ही ये अनुदान घटाकर महज 50% कर दिया गया। और इसी वजह से जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं, बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं बहुत वर्षों से अधूरी है सर, वो पूरी नहीं हो पा रही है अभी। क्या इस बजट में हमें ये परियोजनाओं के उपलक्ष्य में कुछ बजट में मिलेगा जो जिससे ये परियोजनाएं पूरी हो सके? पानी से जुड़ा मुद्दा है सर। आपका सवाल 2 तरह के सवालों को इंगित करता है। एक तो सिंचाई से संबंधित सब्सिडी, दूसरा जल संसाधन विभाग के द्वारा जो जल संरक्षण यानी बांध बनाना या नदियों का संरक्षण करना या अन्य परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित करना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जल संसाधन की
क्षमता कैसे बढ़े ताकि सिंचाई को आगे खेती तक पहुँचे, काम में लिया जा सके। तो अभी इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें एक तो परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर रही है, जैसा कि आपने जो कृषि पौंड है ये इसी का एक भाग है। दूसरा, नदी से नदी जोड़ो योजना के माध्यम से पूरे भारत में, अपने राजस्थान में भी जैसे पहले मैंने बताया एक बड़ी योजना प्रस्तावित है, उसका काम चल रहा है। दूसरी का सर्वे हुआ कि यमुना नदी का पानी हरियाणा बॉर्डर नांगल चौधरी से गढ़तकनेर तक आए, उससे भी राज्य के और खास करके जयपुर जिले के 6 बांधों में पानी की क्षमता बढ़ेगी। तो जल संरक्षण परंपरागत और दोनों ही स्रोतों से सरकार अपने अपने तरीके से बजट बना रही है। हो सकता है कुछ हद तक केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारों में तालमेल की कमी हो सकती है, कहीं बजट की कमी हो सकती है। प्रयत्न माननीय जल शक्ति मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री दोनों के भाषणों से लगता है कि प्रयत्न तो कर रहे हैं। अब वो कितना जल्दी करेंगे, ये आप हम सबकी जागरूकता, अपने प्रतिनिधियों के निवेदन और विधानसभा और लोकसभा में अपने प्रतिनिधि इसको कितनी सजगता से सवाल को उठाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है बालोदा साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि कुछ और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे सवाल पूछें। चूँकि बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कम ज़मीन के अंदर जो है वो कायाकल्प कर दिया और जो परंपरागत खेती अब तक हो रही थी उसकी पूरी परिभाषा बदल दी। कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पाद ले रहे हैं और जो है वो अपनी आय को भी उन्होंने बढ़ाया है। अब ऐसे में वो किसान जो कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पाद ले रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए ऑटोमेशन की तरफ उनको और आगे ले जाया जाए, वो और तरक्की करें या और ज़्यादा विज्ञान से जुड़े, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े। और जाहिर सी बात है कि जब अलग बजट आ रहा है तो इस तरफ भी फोकस रहेगा राजस्थान सरकार का। बिल्कुल रहेगा। देखिए, ऑटोमाइजेशन एग्रीकल्चर में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। कृषि ने बहुत तरक्की की है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। और आप ये देखिए कि पहले हमें ज़रूरत थी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन को खिलाना था। लेकिन एट प्रेजेंट पोजीशन में हमारे साथ हम इतना प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन को हम खिला के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जितना एग्रीकल्चर ने डेवलपमेंट किया है वो सारे साइंटिस्ट धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने देश में कृषि में, उद्यान में, मतलब आज हम देश के अंदर अग्रणी स्थान रखते हैं, फल सब्जियों में, दूध में, सभी में। अब देखिए, पहले हमारी ज़रूरत थी इस पॉपुलेशन को खिलाना, लेकिन आज सब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम आजकल हेल्थ कॉन्शियस होना चाह रहे हैं। बिल्कुल हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस चाह रहा है। मैं बिल्कुल जो भी केमिकल्स हैं उनका मिनिमम यूटिलाइजेशन करूं। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये जैविक खेती है, इसीलिए लोग जा रहे हैं कि हम जैविक खेती पे जाएं, जिससे हमारी जो हेल्थ की समस्याएं हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो और वो रिड्यूस हो कैसे भी। तो इस एग्रीकल्चर जो बजट आ रहा है, मैं भी सरकार से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब तक अनुसंधान और शिक्षा पे प्रॉपर बजट में से खर्च नहीं होगा, जब तक हमारे देश के जो आम किसान हैं उनकी तरक्की नहीं होगी। देखिए, जो भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे किसानों के पढ़ते हैं और वो किसानों के बच्चे पढ़ के कुछ सीख के अपने घर पे जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे ही आप देखिए, मुझे ऑटोमाइजेशन के लिए कहा गया था, आजकल ऑटोमाइजेशन ड्रिप इरिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल हो गया है। और प्रेजेंट पोजीशन में जो पानी की मात्रा हमारे प्रदेश में कम होती जा रही है, उसके लिए हमें ऑटोमाइजेशन पे आना ही पड़ेगा। पहले हमारे पास जोत कम है, जोत के साथ साथ हमारे पास पानी की बहुत कमी है। इन दोनों पहलुओं को अगर हमें डायरेक्टली कोरिलेट करना होगा तो ऑटोमाइजेशन पे जाना होगा। ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि पौधे को जब पानी की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली पानी ले लेगा जो आपका सोर्स है वहां से। तो इसलिए पानी जब पौधे को जरूरत होगी उतना ही पानी लेगा, मतलब हमारे को पानी बचाने में बहुत सहयोग मिलेगा। इसलिए इस इरिगेशन पे हमें ऑटोमाइजेशन में जाना ही पड़ेगा। कृषि बजट को लेकर बात कर रहे हैं तो सुझाव भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं चाहूँगा कि पैनल से अगर सुझाव जाएं और उसके बाद में जो है वो स्टूडेंट्स के पास, अपन छात्र के पास में हम लोग जो है वो चलते हैं। शेखावत साहब, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ तक कि सुझाव की बात है तो मैं इसमें ये सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि हमारी जोत कम हो रही है, पानी कम हो रहा है और खेती के अंदर लागत बढ़ रही है, तो ऐसे में खेती में कैसे लाभप्रद खेती बने, कैसे किसानों को अधिकतम उपज का फ़ायदा मिले
और कम पानी में, कम संसाधन में किसान कैसे अधिकतम उपज ले, इसके लिए विभिन्न विभिन्न विधाओं को उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। उसमें से एक है मशरूम की खेती। हमारा राजस्थान का प्रदेश है, उसकी क्लाइमेटिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हम लगभग 10 महीने तक यहाँ मशरूम की खेती कर सकते हैं। और हमारा जो पड़ोसी राज्य है जिसमें हरियाणा, पंजाब, वहाँ में बहुत सारे किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस बजट में सुझाव ये रहेगा कि जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर, क्योंकि मशरूम की खेती जो सामान्य खेती है उससे थोड़ी हटके है और उसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसमें पैसा भी आवश्यक होता है किसान के लिए, तो इसमें जो पड़ोसी राज्यों ने प्रावधान कर रखा कि जो परंपरागत तरीके से जो मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें एक झोपड़ी के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किसानों के लिए वहाँ की सरकारें कर रही है। तो मैं चाहूँगा माननीय कृषि मंत्री जी से कि वो भी हमारे यहाँ के किसानों के लिए, हमारे यहाँ के युवा बेरोजगारों के लिए इस प्रकार का प्रावधान यदि परंपरागत तरीके से खेती करने वालों को मिले तो वो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। हमारे राजस्थान में मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा। अभी जो हमारे जो प्रावधान है वो केवल जो ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं जिसमें लगभग 20-30 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो उसमें एक सामान्य किसान और एक सामान्य गांव का व्यक्ति इतना पैसा वो एक बार खर्च नहीं कर पाता है। वो जब इसके अंदर बढ़ेगा तो उस लेवल पे भी आ जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार की परियोजना रहेगी, इस प्रकार का उनको सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा। और मशरूम से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के घटक हैं जिससे रोजगार बढ़ेगा। न केवल रोजगार बढ़ेगा, अभी कोविड काल में जहाँ स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजगता के लिए ध्यान दिया जा रहा है, तो मशरूम एक अद्भुत भोजन है, जो शाकाहारी भोजन है, जिसको खा के हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा जो रोग रोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है। और इसके अलावा हम इसमें एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। हमारे परिवार का, जो गांव के लोगों का, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। बालोदा साहब जी मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिली है। वहीं सुरक्षा बल के 2 जवान भी शहीद हो गए। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में पार्किंग स्टैंड का ठेकेदार यूनुस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। एनआईए की टीम बरकत पठान के घर पहुंची और उससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। अब एनआईए की टीम बरकत को लेकर आईबी ऑफिस पहुंच चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,270 नए केस सामने आए और 325 की जान गई। बजट से पहले प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन शुरू। बिरला सभागार में मिशन 2023 पर मंथन जारी है। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ समेत दिग्गज मौजूद हैं। निर्भया की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत के बाद से डीडवाना से जयपुर तक प्रदर्शन तेज हो रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसएमएस के मोर्चरी पहुंचे और डीडवाना की निर्भया के परिवार से मिले और संवेदना व्यक्त की। प्रदर्शन अब भी जारी है। डीडवाना निर्भया मामले की जांच अब नागौर डीएसपी विनोद कुमार करेंगे। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने नागौर डीएसपी को जांच सौंप दी है। डीडवाना डीएसपी गेमाराम चौधरी को भी जांच से हटाया गया। वहीं डीडवाना निर्भया मामले की जांच के लिए बीजेपी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी जांच के लिए डीडवाना जाएगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात को आप के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और रामपुरा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। कोटा छात्रा मौत मामले में छात्रा के पिता ने वीडियो जारी किया। मृतक बेटी का आज जन्मदिन है। लोगों से आज 2 मिनट का मौन रखने की अपील की है। जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा को नए सिरे से घेरने की तैयारी शुरू हो गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश बीजेपी पर हमला बोला है। महाराणा प्रताप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है, लिहाजा बीजेपी पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश भाजपा अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है। उदयपुर के
Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही है कृषि को लेकर और कृषि बजट को लेकर। चूंकि ये सुझावों का सेशन है, बालोदा जी मैं अब आपके पास आता हूँ। सुझाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बजट ही पूरा अलग से लाया जा रहा है तो सुझाव भी आमंत्रित हैं। मैंने इस कृषि बजट पे मैंने पहले बताया कि माननीय कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया ने सारे जोन्स पे मीटिंग की थी। फार्मर्स से वो डायरेक्टली रूबरू हुए थे और मुझे भी अजमेर और जयपुर जोन के फार्मर्स के साथ बैठने का मौका मिला। फार्मर्स में जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी परियोजनाएं कृषि विभाग चला रहा है प्रेजेंट टाइम पे फार्मर्स के उत्थान के लिए। सभी फार्मर्स ने मोर और लेस उन पे डिस्कस किया कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको कैसे बेहतर वे में और ठीक किया जा सकता है, उनका ज़्यादा फायदा एक आम काश्तकार को कैसे मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस हुआ। लेकिन हमने उस टाइम भी माननीय मंत्री महोदय से एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था कि राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक वेटरनरी विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय देखिए, राजस्थान में कोई भी प्रदेश में अगर किसानों की तरक्की होनी है तो वो तरक्की थ्रू होगी इन विश्वविद्यालयों के थ्रू, क्योंकि रिसर्च जितना भी है इस राजस्थान प्रदेश का वो सारी इन विश्वविद्यालयों के पास है। और जब रिसर्च होगा, जब नई नई वैरायटी पैदा होंगी और नई वैरायटी पैदा होंगी तो वो वैरायटीज से ही फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन कृषि विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान और शिक्षा पे जो पैसा खर्च होगा, जो इस कृषि बजट में आने में सारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर ने भी विजिट की थी ये कृषि मंत्री सर के साथ में, तो जो हमारे प्रदेश का कृषि बजट आ रहा है उस प्रदेश के बजट में से कम 6 से 7% पैसा अगर इन विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और शिक्षा के लिए मिलता है तो हमारे प्रदेश की 5 विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत रहेंगी कि इन काश्तकारों के लिए नई तकनीकी, नई वैरायटीज़, नई टेक्नोलॉजी हम निकाल के और एंड यूजर्स तक कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू और दूसरी एक्सटेंशन एजुकेशन संस्थान के थ्रू भेजें, जिससे आम काश्तकार का उत्थान हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री तक महोदय तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमने भेजी है। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के हार्ट में बसा हुआ है, वैसे ही ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इस श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक पायोनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जयपुर के हार्ट में बसा हुआ है। और इस अनुसंधान ने 1976 से आज तक कम से कम 235 नई वैरायटियों का इजाद किया है और इतनी से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए पैदा की हैं। और इस विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 14 विभिन्न परियोजनाएं हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा वित्त पोषित हैं। उन परियोजनाओं पे नया नया नवाचार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नई वैरायटीज़ हम लोग निकाल के दे रहे हैं। देखिए आप व्हीट, बार्ले, ग्राम मतलब गेहूं, जौ, चना, ग्वार, मूंग, मोठ, इन सब की हमने ऐसी वैरायटीज़ निकाली हैं जो राजस्थान के किसान ही नहीं परंतु पूरे देश के किसान काम लेके अपने खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और बात आ रही थी हॉर्टिकल्चर की, हम कोशिश, हमारे पास वेजिटेबल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रदेश के काश्तकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी से सब्जियां पैदा करके ज़्यादा उत्पादन ले सकें। लेकिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर इस अनुसंधान संस्थान पे एक हॉर्टिकल्चर की कॉलेज खुल जाती है तो इस अनुसंधान संस्थान का इस विश्वविद्यालय के साथ साथ विकास होगा। और जयपुर में देखिए एक ही हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है जो झालावाड़ में स्थित है, जिसमें पूरे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सर से और माननीय कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस अनुसंधान संस्थान को अगर एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिल जाता है तो ये अनुसंधान संस्थान अपने आप में बहुत तरक्की करेगा। इस विश्वविद्यालय कृषि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का नाम होगा और यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनको हम सब्जियों में और फल उत्पादन में कैसे मदद कर सकते हैं, उसमें वो विश्वविद्यालय बहुत बहुत सहयोग देगा। जी गुप्ता जी, काफ़ी देर से इस पर चर्चा हो रही है कि ये एक
अलग से बजट, कृषि बजट अलग से बजट होगा, तो राज्य सरकार का ये अभिनव प्रयास है। तो निश्चय ही हमारी सभी की, चाहे वो हम कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे कृषि छात्र हो, चाहे कृषक हो, सबकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। और मैं विशेषकर कृषकों की जो अपेक्षा है उनमें मैं ये चाहता हूं कि सभी कृषकों को इस बजट से ये अपेक्षा है कि उनको उनकी आय में स्थायित्व हो, उनको लगातार रोजगार मिले और उनको परिवार को कुपोषण की समस्या से निजात मिले। तो इस बजट में मैं राज्य सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि इस बजट में जो समन्वित कृषि प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं हमें अनुदान से जोड़ना होगा, क्योंकि यदि कृषक हमारा, राज्य कृषक हमारा ये समन्वित कृषि प्रणाली अपनाएगा तो निश्चय ही उसको बेहतर रोजगार मिल पाएगा, तो वो शहरों की ओर पलायन भी कम होगा। साथ ही साथ चूंकि समन्वित कृषि प्रणाली में कृषि से जुड़े हुए पूरक एवं परिपूरक 2 या 3 या उनसे ज़्यादा जो परिपूरक व्यवसाय हैं उनको उसमें खेती के साथ संयोजन करना होता है, तो निश्चय ही किसान को बेहतर उत्पाद मिलेगा, लगातार रोजगार मिलेगा और उसकी आय में स्थायित्व होगा। तो इस बजट में समस्त कृषकों की अपेक्षा है कि कृषि प्रणाली अपनाने हेतु उनको बजट से अनुदान से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है महावीर जी, जल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर। जल के बारे में जैसे पहले भी बताया कि परंपरागत स्रोतों को जीवित रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से सरकार को विचार करना पड़ेगा। जो रेगिस्तानी इलाका, उसमें टांकों के लिए पूरा मटेरियल सरकार उपलब्ध करवा दे और उसकी जो मजदूरी है वो कृषक अपने परिवार या अन्य से आपस में जन सहयोग से करके वो काम को पूरा कर ले, जिससे पीने के पानी के अलावा वो अपने खेत में सब्जियों का इतना उत्पादन कर लेंगे कि अपने परिवार या आसपास के लोगों का भरण पोषण उससे हो सके। दूसरी बात, जल के लिए सरकार ने अभी जो सिंचाई या जैसे ड्रिप इरिगेशन की बार बार बात कर रहे हैं, उसमें बिजली का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए सौर ऊर्जा, जो कि पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा वातावरण है, सौर ऊर्जा के लिए अभी जिन कंपनियों को जिस ढंग से ठेके दे रखे हैं वो उनकी सब्सिडी के अलावा बाहर बाजार में खरीदने जाएं तो 90% में वैसे ही मिल जाते हैं, तो इनको खुले बाजार में उपलब्ध करवा दें। उसके मटेरियल को सहज भाव से अन्य लोगों को रजिस्ट्रेशन करके हर दुकानदार को जो लेना चाहिए उपलब्ध करवा दें, जिससे सोलर ऊर्जा से वो अपने घर में भी बिजली का काम चला सकेगा, बच्चे पढ़ सकेंगे, सुबह शाम गाय भैंसों का काम करने के लिए बिजली का उनको उपयोग करने का एक बार खर्चे के बाद निःशुल्क हमेशा के लिए साधन उपलब्ध होगा। दूसरा, छोटी जोत के जो 86% काश्तकार हैं वो बीघा 2 बीघा में खाद उनके पास अपने पशुधन से उपलब्ध हो जाएगी। सोलर से अगर बिजली उपलब्ध हो जाएगी तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम लागत से कृषि उत्पादन हो सकेगा, वही उसकी बचत होगी। आज के समय में किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको लागत ही नहीं मिल रही, उत्पादन का लाभ तो दूर की बात है। तो उसकी लागत कम होगी तो और उसकी मेहनत को जोड़ेंगे तो वो संतोष करके अपना काम चला लेगा। शेखावत साहब, मैं इस कृषि बजट में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे राजस्थान का जिसमें बहुत संभावना है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है हमारा कृषि पर्यटन, एग्रो टूरिज्म। इसमें बहुत प्रबल संभावना है हमारे राजस्थान के अंदर। हमारी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ, हमारे यहाँ की जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो होटल में रह के चले जाते हैं। और अब इसमें लोगों का रुझान बढ़ने लगा कि वो खेत में जाए, किसान के पास जाए, किसान की झोंपड़ी को देखे और वो मिट्टी की सुगंध को देखे, वह गाय का निकला हुआ बिलोना का घी खाए, वहीं से निकल के वो अपनी सलाद के लिए मूली निकाले, गाजर निकाले। ऐसे कुछ किसान ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत सीमित है। तो क्यों न इस प्रकार के हमारे जो कृषि से स्नातक बच्चे हैं उनको इस प्रकार की एजुकेशन ट्रेनिंग देने के बाद में वो अपने क्षेत्र में जाएं और इस प्रकार की जो टूरिज्म से रिलेटेड जो बातें हैं, जो एग्रो टूरिज्म है, वो अपने खेतों पे अपनाए, ताकि जो होटलों के अंदर जो रह के लोग है ना, जो किसानों के वहाँ खेत पे रहेंगे तो वो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, ऐसा मैं मानता हूँ। कृषि को लेकर इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम में किसान भी जुड़े, कृषि एक्सपर्ट भी जुड़े और कृषि अनुसंधान से जुड़े छात्र भी जुड़े और कृषि बजट को लेकर भी चर्चा हुई। तमाम सुझाव भी दिए गए। उम्मीद है कि ये सुझाव सरकार तक पहुंचेंगे और कृषि की प्रक्रिया है उसे बदल सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। नमस्कार।